हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। अब तक की क्लास में आपने जाना कि कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के बारे में बताया कि उसका जीवन जो है अभावों, कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताने लायक है। उसके जीवन का जो सुख आनंद उसको छीनने वाले उसी के अपने हैं। यदि वह अपनी आत्मकथा लिखेगा तो उन लोगों का नाम आएगा, वे भी दोषी माने जाएंगे। इसीलिए कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपने अभावों को, अपनी कमियों को नहीं बताना चाहता है। कुछ व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन भी होता है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सबको नहीं बता सकते, वो अपने तक ही सीमित रहता है। और जबकि आत्मकथा तो ये कहती है कि आपको अपने जीवन का हर लम्हा, हर बात जो है सबके सामने बतानी पड़ती है। यदि आपने उसमें झूठ कहा तो वो आत्मकथा नहीं है, वो एक झूठ है जो आप दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और जयशंकर प्रसाद जी जो थे, ईमानदार आदमी थे, सीधे थे, विनम्र थे, उनको छल कपट नहीं आता था। आगे क्या कहते हैं जानते हैं। तो कवि कहता है, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं अपने सरल जीवन के बारे में बताकर अपनी ही हंसी उड़वाऊं, हंसी का पात्र बनूं। कभी अपने जीवन में बहुत ही सरल सादगीपूर्ण रहा, तो वो नहीं चाहता है कि लोग उसके सरल भोले जीवन को जानकर उसकी हंसी उड़ाएं। और कभी क्या हम भी नहीं चाहते कि कोई जो है हमारी बातों को जान करके, हमारे अभावों, दुखों, कष्टों को जान करके हमारी हंसी उड़ाए। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कभी कहता है कि मैंने अपने जीवन में भूले की हैं, मुझसे गलतियां हुई है और मुझे ठगा गया है, तो अपनी इस आत्मकथा में मैं क्या बताऊं? जो मैंने गलतियां की वो बताऊं, या फिर जो मुझे ठगा गया वो मैं तुम्हें बताऊं? आगे कभी कहता है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि ने व्यवस्था प्रकट की है अपने सुखमय दिनों को बताने की। यहाँ कवि अपनी पवित्र प्रेम गाथा को नहीं बताना चाहता है, वो उसका व्यक्तिगत जीवन है। उज्जवल, पवित्र, स्वच्छ गाथा यानी कहानी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, ये व्यवस्था है। मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी रातों से मतलब है सुखमय दिन। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, यानी कभी अपनी प्रिया के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में उसने कुछ पल सुख के बिताए थे। उन सुख के पलों को वह अपनी आत्मकथा में व्यक्त नहीं करना चाहता है।
उसकी जो प्रेम गाथा है वो चांदनी रातों की तरह पवित्र है। उन पवित्र बातों को वह सबके सामने सार्वजनिक नहीं करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पवित्र प्रेम गाथा को किसी के सामने सार्वजनिक नहीं करता है। ये उसके जीवन के निजी पल होते हैं और कभी अपने उन निजी पलों को अपनी आत्मकथा में नहीं बताना चाहता है। इसीलिए कवि ने अपनी विवशता प्रकट की है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। कभी अपनी प्रिया के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में हंसता था, मुस्कुराता था, लेकिन ईश्वर को शायद उनका साथ मंजूर नहीं था और उनकी प्रिया, उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। जो सपना उन्होंने देखा अपनी प्रिया के साथ सुखमय जीवन जीने का, वो सपना पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए कवि जो है उन बातों को नहीं बताना चाहता है। मिला कहाँ वह सुख, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते। आलिंगन, आलिंगन का मतलब होता है बाहों में। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कवि कह रहा है कि मैंने अपनी प्रिया के साथ में सुखी जीवन जीने का मधुर सपना देखा था, लेकिन मेरा वो सपना पूर्ण नहीं हुआ। मेरी प्रिया मेरी बाहों में आते आते मुझे सदा के लिए छोड़कर चली गई। यानी कुछ पल कवि ने जो है अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन के बिताए थे और उसके साथ भावी जीवन के मधुर सपने देखे थे। हर कोई देखता है कि सुखमय जीवन हो, सुंदर प्यारा सा घर हो, सुखी संसार हो, कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, सभी देखते हैं, प्रयास भी करते हैं। लेकिन हम जानते हैं जीवन मरण का जो खेल है वो हमारे हाथों में नहीं है। कवि ने भी अपनी प्रिया के साथ में सुखमय जीवन जीने के सपने देखे, लेकिन विधाता को ये मंजूर नहीं था। उसका सुख उससे छिन गया। इसलिए कवि ने कहा कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मुझे वो सुख मिला ही नहीं। वो सुख एक सपने की भांति था। जैसे हम अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो क्या है, कुछ भी नहीं है, हकीकत है ही नहीं। तो यही कवि के साथ में हुआ। अपनी प्रिया के साथ में सुखमय जीवन जीने का सपना देखा, लेकिन प्रिया ही नहीं रही, तो सपना साकार होने का सवाल ही नहीं उठता है। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, कि वो सपना अधूरा ही रह गया। जैसे कोई बाहों में आते आते और मुस्कुरा कर भाग जाए, तो सपना भी ऐसा ही था, पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण रह गया। इसलिए कवि ने कहा है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, और आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। आगे कवि कहता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कवि ने अपनी प्रिया या पत्नी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि अपनी प्रिया से, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो कवि कहता है, जिसके अरुण कपोल, अरुण जो सूर्य को बोलते हैं, और लाल जो होता है उसे भी अरुण कहते हैं। सुबह के समय जो सूर्य उदित होता है लालिमा लिए हुए, उसे अरुण कहते हैं। कपोल, कपोल का मतलब होता है गाल। मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी, अनुरागनी यानी प्रेम से युक्त या प्रेम भरी, और उषा का मतलब होता है भोर।
जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। सुहाग सौभाग्य। कवि कहता है कि जो उसकी प्रिया थी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके गालों की जो लालिमा है, उसके गालों की जो लालिमा है, वो लालिमा सूर्य में उसकी प्रिया के गालों की परछाई है। उसके प्रिया के गालों का प्रतिबिंब है वो सूर्य में जो लालिमा है। अनुरागनी उषा लेती थी, यानी जो भोर होती है, 4 बजे का जो समय होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा वो समय होता है। तो उस समय जब सूर्य उदित होता है तो लालिमा लिए हुए होता है। तो कवि कहता है कि जो भोर की जो लालिमा है वो उसके प्रिया के जो गाल हैं उनका प्रतिबिंब है। वो उषा जो लालिमा लिए होती है तो वो उसके लिए जो है एक तरीके से सिंदूर है। यानी आपने देखा को औरतें अपनी मांग में सिंदूर भरती है, तो उषा जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए कवि ने कहा अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। यानी भोर की लालिमा लाल रंग लिए हुए जो होती है वो कवि की प्रेमिका के सुंदर गालों का प्रतिबिंब है। कहने का मतलब ये हुआ कि कवि की प्रेमिका जो थी वो अत्यंत सुंदर थी और कवि उससे बहुत प्यार करता था। आगे कवि कहता है उसकी स्मृति पाथ्य बनी है। उसकी, किसकी? उसकी स्मृति, यानी कवि की जो प्रिया है, कवि की जो प्रिया है, कवि की जो प्रेमिका है, कवि की जो पत्नी है। पत्नी कह सकते हैं, प्रिया कह सकते हैं। उसकी स्मृति यानी यादें। पाथ्य, पाथ्य का मतलब है, यहाँ 2 अर्थ है। पाथ्य का मतलब भोजन होता है और जो है सहारा भी होता है। सांकेतिक जो अर्थ है वो है सहारा। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति यानी कवि की जो प्रिया है उसकी यादें कवि के लिए क्या है? सहारा है। कवि कह रहा है कि मेरी प्रेमिका की जो यादें हैं मेरे लिए क्या है? जीवन जीने का सहारा है। थके पथिक की पंथा की, ये यादें उसी प्रकार से हैं जैसा कोई थका हुआ पथिक राहगीर होता है। तो राहगीर अपने साथ भोजन लेकर चलता है। जब वो थक जाता है तो उस भोजन से उसको ऊर्जा मिलती है और वो उस भोजन को ग्रहण कर आगे अपने रास्ते की ओर बढ़ जाता है। ये जीवन भी क्या है? एक रास्ता है, इस पर हमको चलते रहना है। तो कवि की प्रिया तो नहीं रही लेकिन उसकी यादें हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं उसकी यादों के सहारे ये जीवन जी रहा हूँ। उसकी यादें मेरे लिए पाथ्य है, जीने का सहारा है, जीने का संबल है। कवि ने अपने आप को क्या कहा? थका पथिक। थका पथिक किसके लिए आया है? ये कवि के लिए आया है।
भाई हम सब इस जीवन रूपी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। कोई चलता रहता है, कोई थक जाता है। तो कवि कह रहा है कि मैं थका हुआ हूं। किससे थका है? जीवन के अभावों, कष्टों, दुखों से, फिर उसकी प्रिया का वियोग। तो मेरे लिए मेरी प्रिया की यादें सहारा हैं, उसकी यादों के सहारे में ये जीवन जी रहा हूं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन, सीवन का मतलब होता है सिली हुई। सीवन सिली हुई, और कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। गुदड़ी फटे पुराने वस्त्रों को लेकर बनाई जाती है। उसमें फटे पुराने वस्त्र होते हैं और फिर ऊपर जो है एक अच्छा सा आवरण, अच्छा कपड़े से उन सबको ढक दिया जाता है, जिससे पता नहीं लग पाता कि अंदर किस तरह के कपड़े हैं। तो कवि ने अपने जीवन को क्या कहा? गुदड़ी कहा। तो गुदड़ी में क्या होते हैं? फटे पुराने कपड़े होते हैं और ऊपर जो होता है एक सुंदर आवरण, सुंदर वस्त्र लगा दिया जाता है। कवि का जीवन ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन तो बहुत बढ़िया है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके जीवन में तो सुख ही सुख है। हमको ऐसा ही लगता है। अगर हम किसी सफल प्रसिद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनका जीवन तो बड़ा सुखी संपन्न है, लेकिन उनको क्या अभाव है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या हम जानते हैं? क्या हम नहीं जानते हैं। हम तो उस व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सुखी संपन्न है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, दुख है, संघर्ष है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कवि सबके सामने हंसता है, मुस्कुराता है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं लिखता है, तो लोगों को लगता है कवि तो जो है खुश है, प्रसन्न है, तभी तो ऐसा लिख रहा है। नहीं, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। कवि ने कहा है कि मेरी इस जीवन रूपी गुदड़ी को क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो? क्या मिलेगा तुमको? यानी मेरे जीवन के बारे में तुम जानना चाहते हो, तो क्या है मेरे जीवन के बारे में? मेरा जीवन तो गुदड़ी की तरह है। जैसे गुदड़ी में फटे पुराने कपड़े होते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में क्या है? अभाव है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है। ये है मेरी आत्मकथा में। तो क्यों जो है मेरे पुराने जख्मों को तुम जो है छेड़ रहे हो? क्यों? आत्मकथा लिखेगा तो पुरानी बातें याद आएगी, और पुरानी बातें हम जानते हैं तकलीफ़ देती है। बड़ी मुश्किलों से तो हम जो है दुखों दर्दों को भुला पाते हैं, और फिर वही याद आ जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो यही बात जो है कवि कहना चाहता है कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि क्यों मेरी जीवन रूपी गुदड़ी को तुम जो है उधेड़ कर देखना चाहते हो। सिली हुई है, सिली रहने दो। जो मैं भूल चुका हूँ उन दुखों को, अभावों, कष्टों को, तो क्यों उजागर करना चाहते हो? क्योंकि आत्मकथा में तो ये सब बताना पड़ता है। आगे कवि कहता है छोटे से जीवन की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि का जो जीवन रहा, अधिक समय तक वो जीवित नहीं रहे। 1889 में जन्म हुआ और 1937 में उनका देहांत हो गया। इन छोटे से जीवन में उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, अनेक रचनाएं लिखी। फिर भी कवि का बड़प्पन है कि वो कहता है कि मैंने कोई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं की है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा जो जीवन है ये छोटा सा जीवन है,
मैंने इस जीवन में बड़ी उपलब्धियां, बड़ी कथाओं का मतलब है बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, क्योंकि लोग जो है अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं, कभी अपने जीवन की उपलब्धियों को नहीं गिनाना चाहता कि ये छोटा सा जीवन है, मैंने इसमें जो है बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं की है, कैसे बताऊं तुमको। क्या यह अच्छा नहीं, कभी अपने मित्रों से कहता है कि क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मौन यानी चुप। समझदार व्यक्ति वो होता है जो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है, जब आवश्यक हो तभी बोलें। उस समय लोग जो है अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे थे। कभी नहीं चाहता कि वो जो है अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर वर्णन करें, क्योंकि ईमानदार है, वह बड़ा चढ़ाकर अपने जीवन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसलिए कभी कह रहा है कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मेरे पास में सुनाने को बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, तो क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं चुप रहूं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूं, और जो कह रहे हैं उनको मैं चुपचाप सुनता रहूं। यही एक श्रेष्ठ और समझदार व्यक्ति की पहचान होती है, जो कवि ने यहाँ कह दी है कि औरों की सुनता रहूं, और जो कह रहे हैं उनकी सुनते रहें और कभी चुप रहें। अपने काम पर ध्यान दें, अपने कर्म पर ध्यान दें। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों को सब पता है, आप तो बस अपना कर्म करते रहिए। बताए मत मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यहाँ दान दे दिया, मैंने ये बनवा दिया, मैंने वो बनवा दिया, तो ये तो आप खुद प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। समझदार व्यक्ति जो है ना तो अपने जीवन की उपलब्धियों को बताता है, दुनिया के सामने बताने की कहाँ आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में कवि अपने मित्रों से कह रहा है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि मैं अपने इस भोले भाले जीवन के बारे में तुम्हें बताऊंगा, मेरे दुखों के बारे में, मेरे अभावों के बारे में, मेरे कष्टों के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तो तुम क्या भला कर सकते हो। प्रश्न किया है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम हमारे दुखों को, तकलीफ़ों को किसी को बताते हैं तो क्या वो हमारे दुख तकलीफ़ में शामिल हो सकता है कि जो हमारा दुख है, हमारा दर्द है, हम ही को सहन करना पड़ेगा। दूसरे लोग तो सामने दुख जताएंगे लेकिन पीठ पीछे खुश होंगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कभी कह रहा है कि अभी समय नहीं है, अभी आत्मकथा सुनाने का समय नहीं आया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन व्यथा का मतलब है यहाँ पे खामोश व्यथा, पीड़ा, कि मेरे जो दुख हैं वो सोए हुए हैं, यानी मैं उनको भूल चुका हूँ, तो उन्हें जो है मैं उजागर नहीं करना चाहता है। बड़ी मुश्किलों से जो है मैं उन बातों को भूला हूँ। आत्मकथा लिखकर मैं उन सबको उजागर नहीं करना चाहता है। तो इस प्रकार से कवि ने इस आत्मकथा में अपने भोले भाले जीवन, अपनी विनम्रता, अपना बड़प्पन आदि के बारे में बताया। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।